स्टार्ट करें। चलो देखो, कल मतलब हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया, पेपर 2 का, पार्ट 2 का मतलब, और इसमें हम लोग एक्ट पढ़ रहे थे ना, पहला यूनिट जो है बच्चों संबंधित कानून। और इसमें हमने सबसे पहले मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 शुरू किया है। ठीक, इस एक्ट में टोटल 8 चैप्टर हैं और 43 सेक्शन है, जिसमें से चैप्टर 1, 2 और 5 को हमने कंप्लीट कर लिया है ना। जिसमें चैप्टर 1 में तो केवल प्रारंभिकी था, जिसमें यह बताया गया कि एक्ट कब से शुरू हुआ है ना, और एक्ट का विस्तार कहां तक है, बस ये बताया गया। लेकिन चैप्टर 2 और चैप्टर 5 में, चैप्टर 2 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बताया गया था, और चैप्टर 5 में राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बताया गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 और चैप्टर 5 को कंप्लीट कर लिया था, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या होता है और राज्य मानव अधिकार आयोग क्या है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 3, ठीक है, अध्याय 3, चैप्टर 3। और चैप्टर 3 है आपका आयोग के कार्य एवं शक्तियां। आयोग के कार्य एवं शक्तियां, ठीक, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कमीशन। आयोग के कार्य एवं शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कमीशन। तो यहां आयोग बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों आयोग समझ लें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी और राज्य मानव अधिकार आयोग, दोनों की कार्य और शक्तियां इसमें बताई गई है ना। तो आयोग के कार्य एवं शक्तियां, यानी आयोग कहने का मतलब यहां पर दोनों हो जाएगा, NHRC प्लस SHRC, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग, दोनों की कार्य एवं शक्तियां। लेकिन एक चीज ध्यान देना बेटा, मैं दोनों क्यों बोल रहा हूं, इस एक्ट में आयोग को परिभाषित किया गया है, आयोग। तो ये एक्ट कहता है आयोग का मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा, यानी यहां जो लिखा है आयोग की कार्य एवं शक्तियां, वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्य एवं शक्तियां। लेकिन कल याद करें, पिछली क्लास में हमने जो राज्य मानव अधिकार आयोग का सेक्शन 29 पढ़ा था, उस सेक्शन में यह कहा गया है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रावधान होंगे वही राज्य मानव अधिकार आयोग पर भी लागू होंगे। इस वजह से यहां पर आयोग की कार्य एवं शक्तियां कहने का मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी यही कार्य एवं शक्तियां होंगी और राज्य मानव अधिकार आयोग की भी यही कार्य और शक्तियां होंगी। और ये जो कार्य और शक्तियां हैं, ये आपका सेक्शन 12 to 16 है ना, 12 से 16 के बीच में आयोग की कार्य और शक्तियां बताई गई। समझ में आया? अब देखो, सबसे पहले तो धारा याद करना जरूरी है। धारा 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। धारा 12 से धारा 16 के बीच में आयोग के कार्य एवं शक्तियां हैं, ठीक है। तो धारा 12, 13, 14, 15, 16, देखिए आयोग क्या करेगी। तो सबसे पहले आयोग के कार्य बताए गए। धारा 12 में फंक्शंस ऑफ कमीशन, आयोग के कार्य। आयोग कार्य क्या करेगी, तो जांच करेगी, इंक्वायरी। जांच के बाद क्या करेगी, अन्वेषण करेगी, इन्वेस्टिगेशन। और जांच और अन्वेषण में क्या लेती है, कथन, स्टेटमेंट, और उस कथन के आधार पर क्या होगी, सुनवाई, हियरिंग, ठीक है ना। तो 12 से 16 तक के जो सेक्शन है उसको याद करना है पहले। तो सबसे पहले तो 12 में आयोग के कार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है इसमें, आयोग के कार्य, ठीक। तो सबसे पहले धारा 12 में बताया गया आयोग के कार्य। कार्य क्या करेगी आयोग, जांच करेगी, ठीक। जांच के बाद क्या करेगी, अन्वेषण करेगी, इन्वेस्टिगेशन। और अन्वेषण के बाद क्या करेगी, सुनवाई, मतलब कथन दर्ज करेगी, उसके आधार पर सुनवाई करेगी। जांच और अन्वेषण में कल अंतर बताया था आपको। मैंने कल आपको एक बात बताया था कि आयोग जब किसी संस्था को कहा जाता है या आयोग का दर्जा दिया जाता है,
इसका मतलब उसे दो पावर प्राप्त होंगे, एक पुलिस के पावर और एक कोर्ट के पावर। पुलिस और कोर्ट के पावर कहने का मतलब यह है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का पावर होता है, अन्वेषण की शक्ति, और जो कोर्ट होती है उसे इंक्वायरी की शक्ति प्राप्त होती है, जांच की शक्ति। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है साक्ष्यों को इकट्ठा करना, गैदरिंग द एविडेंसेस, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस क्या करती है? साक्ष्यों को इकट्ठा करती है। और इंक्वायरी का अर्थ होता है जांच करना, मतलब साक्ष्यों का परीक्षण करना कि वो साक्ष्य सही है या नहीं है, और उसके आधार पर फिर न्यायपालिका निर्णय देती है। तो इस तरीके से अगर कोई भी संस्था आयोग है, यानी उसके पास दो पावर्स हैं, वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है, यानी साक्ष्यों को इकट्ठा भी कर सकती है, और दूसरा वो उन साक्ष्यों की सत्यता का परीक्षण भी कर सकती है, मतलब जांच भी कर सकती है। तो उसी तरीके से आयोग का मतलब आयोग की कार्य एवं शक्तियों में आयोग कार्य क्या करेगी? तो सबसे पहले धारा 12 में कार्य बताया गया। कार्य में क्या करेगी? जांच करेगी। जांच के बाद क्या करेगी? अन्वेषण करेगी। अन्वेषण में क्या लेगी? कथन, स्टेटमेंट, और फिर लास्ट में उसके आधार पर सुनवाई है। याद हुआ? 12 से 16 याद हुआ कि नहीं? सबसे पहले 12 में क्या है? कार्य, आयोग के कार्य सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों का उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 12। ठीक, धारा 12 में कार्यों का उल्लेख है। कार्य के बाद क्या करेंगे? ये जांच करेंगे। जांच के बाद क्या करेंगे? अन्वेषण, और अन्वेषण के बाद क्या करेंगे? कथन लेंगे, स्टेटमेंट लेंगे, और उस स्टेटमेंट के आधार पर सुनवाई करेंगे। तो ये 12 से 16 याद हुआ? तो लिखो ना, लिख लिए। 12 में कार्य मतलब लिखेंगे इसमें फंक्शंस ऑफ कमीशन, आयोग के कार्य। फिर 13 में जांच, पावर टू कंडक्ट इंक्वायरी, मतलब जांच की शक्तियां। 14 में अन्वेषण, अन्वेषण की शक्ति, पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। 15 में कथन, ठीक, पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट, कथन दर्ज करने का अधिकार। और फिर 16 में सुनवाई, ठीक है, पावर ऑफ हियरिंग। तो ये 12 से 16 धाराएं। याद हुआ? अब चलो सबसे पहले धारा 12 देखेंगे, और पहले ना याद करेंगे बेटा, उसके बाद आप लिखना। धारा 12 आयोग के कार्य, ठीक है, फंक्शंस ऑफ कमीशन, आयोग के कार्य, समझ गए? फंक्शंस ऑफ कमीशन, आयोग के कार्य। देखो, आयोग के कार्य क्या होंगे ये हमको याद करना है। फिर हम पहले कीवर्ड से याद करेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ते बने अपने को आंसर, और उसके बाद फिर अपन इसको डिटेल में लिखेंगे कॉपी में, ठीक है ना? तो देखो, आयोग के कार्य क्या होंगे, तो याद रखें कि धारा 12 में आयोग के 9 कार्य बताए गए, है ना? सबसे पहले धारा 12 में आयोग के 9 कार्य बताए गए। जो कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग, उसके 9 कार्य बताए गए। क्लियर हुआ? देखो 9 कार्य क्या है। सबसे पहला तो जांच, सबसे पहले क्या करेंगे? जांच करेंगे। मतलब इधर पहले कीवर्ड से याद करो बेटा, आयोग के पास अगर कोई शिकायत जाएगी तो धारा 12 ये कहता है कि आयोग को अगर पता चल जाता है कि कहीं पर कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो या तो आयोग स्वयं से या आवेदन प्राप्त होने पर, शिकायत प्राप्त होने पर उस शिकायत की जांच कर सकती है। तो सबसे पहले जांच, ठीक। जांच में क्या करेंगे? तो जांच में करेंगे हस्तक्षेप, ठीक, इंटरवेंशन। सबसे पहले जांच, जांच में क्या करेंगे? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कैसे करेंगे? तो निरीक्षण करके, ठीक है। हस्तक्षेप कैसे करेंगे? निरीक्षण करके। निरीक्षण का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे।
ठीक है, स्टडी, अध्ययन। अध्ययन के बाद क्या करेंगे? पुनर्विलोकन, रिव्यू। ठीक, देखो सबसे पहले जांच करेंगे। जांच में क्या करेंगे? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कैसे करेंगे? निरीक्षण के माध्यम से। निरीक्षण के बाद क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और अध्ययन के बाद क्या करेंगे? पुनर्विलोकन। ठीक, पुनर्विलोकन से, पुनर्विलोकन के बाद करेंगे शोध एवं अनुसंधान, रिसर्च। ठीक है, शोध एवं अनुसंधान, रिसर्च करेंगे। शोध एवं अनुसंधान करने से जागरूकता आएगी, अवेयरनेस। ठीक है, शोध एवं अनुसंधान करने से जागरूकता आएगी। जागरूकता, जो जागरूक लोग हैं वो क्या होंगे? हमेशा उत्साहित रहेंगे। ठीक, और जो उत्साहित हैं उनसे फिर आप मानव अधिकार संबंधित कोई भी कार्य करवा ले, अन्य कोई कार्य। ठीक, मतलब ये सारे कार्य हैं जो आयोग को करना है। इसको कीवर्ड से याद करोगे सबसे पहले। तो आयोग सबसे पहले क्या करेगी? जांच। जांच में क्या करेगी? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कैसे करेगी? निरीक्षण के माध्यम से। निरीक्षण का क्या करेगी? अध्ययन। एक बार पढ़ लिए तो अध्ययन के बाद क्या होगा? पुनर्विलोकन। ठीक, पुनर्विलोकन के बाद क्या करेंगे? शोध एवं अनुसंधान। शोध एवं अनुसंधान से क्या आएगी? जागरूकता। जो जागरूक है वो उत्साहित होगा, और जो उत्साहित होगा वो अन्य कोई भी कार्य कर पाए। तो आयोग के इतने सारे कार्य हैं, याद हुआ? आयोग के कार्य सबसे पहले क्या करेंगे? जांच। ठीक, जांच में क्या करेंगे? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कैसे करेंगे? निरीक्षण के माध्यम से। निरीक्षण के बाद क्या करेंगे? अध्ययन। अध्ययन का क्या करेंगे? पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन के बाद क्या करेंगे? शोध एवं अनुसंधान। शोध एवं अनुसंधान से क्या आएगी? जागरूकता। ठीक, जागरूक लोग क्या होंगे? उत्साहित, और जो उत्साहित है वो फिर अन्य कोई भी कार्य कर सकता है। तो अब देखो, जांच मतलब शिकायतों में जांच। मतलब अगर जो आयोग है या तो स्व प्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर उसमें जांच कर सकती है। ठीक, हस्तक्षेप का मतलब क्या है? मानव अधिकार से संबंधित अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित है, पेंडिंग है बहुत समय से कोर्ट में, तो उसमें हस्तक्षेप कर सकती है मानव अधिकार आयोग। मतलब जाकर के रिक्वेस्ट कर सकती है न्यायपालिका से कि इसको आगे बढ़ाया जाए, यह हस्तक्षेप। उसके बाद हस्तक्षेप कैसे करेंगे? निरीक्षण। निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन। तो निरीक्षण किसका किसका करना है? जहां पर मानव रह रहे हैं, जैसे चिकित्सालय, ठीक, जेल, इनका निरीक्षण करना कि वहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। चिकित्सालय, जेल, आश्रय स्थल जहां पर भी लोग रह रहे होंगे, रैन बसेरे, इन सब जगहों का, छात्रावास, इन सभी जगहों का जाकर के निरीक्षण कर सकते हैं, इंस्पेक्शन। मेरी बात समझ में आई? तो यहां का निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण के बाद करेंगे अध्ययन। अध्ययन किसका करेंगे? तो अध्ययन करेंगे अंतरराष्ट्रीय लिखत का। अंतरराष्ट्रीय लिखत, इसका अध्ययन करेंगे। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। लिखत, लिखत को मतलब आप ऐसे समझे, संधि या समझौते। विश्व में जितने भी समझौते हुए होंगे मानव अधिकार को लेकर के, उनका अध्ययन करना, ताकि पता चल सके कि कौन से मानव अधिकार को भारत में भी लागू करना है। अंतरराष्ट्रीय लिखत मतलब अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते जो किसके ऊपर हुए हैं? मानव अधिकार के ऊपर। तो मानव अधिकार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय लिखतों यानी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौतों, कन्वेंशन का अध्ययन करना। ठीक, इसके बाद है पुनर्विलोकन। तो पुनर्विलोकन यानी रिव्यू, पुनर्विलोकन करना है किसका? एक आपका फैक्ट्स का और एक आपका सेफ गार्ड्स का। समझ रहे हैं? तथ्यों का और रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना।
अब इसको समझो बेटा। तथ्य मतलब घटना। अब देखते हैं कि कहीं पर कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो वहां पर मानव अधिकार आयोग को बुलाया जाता है, या मानव अधिकार आयोग पहुंचती है कि यहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। तो अगर कोई ऐसी घटना हुई है जहां पर लग रहा है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वहां पर जाकर के देखना, उसका पुनर्विलोकन करना, रिव्यू करना। दूसरा, सेफ गार्ड्स। सेफ गार्ड्स को हिंदी में कहते हैं रक्षोपाय, मतलब रक्षा के लिए किए गए उपाय। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी उपाय किए गए, तो उपाय कहां किए गए होंगे? या तो कानून में किए गए होंगे या संविधान में किए गए होंगे। कानून में मानव अधिकारों की रक्षा के उपाय होंगे या संविधान में होंगे। तो संविधान और कानूनों में जो रक्षा के उपाय किए गए हैं, उनका पुनर्विलोकन करना, और यदि उसमें लगता है कि इसमें किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश है, तो इसके संदर्भ में सरकार को सलाह देना। समझ पा रहे हैं कार्य को? इसके बाद शोध एवं अनुसंधान, मतलब मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान के कार्यों को बढ़ावा देना। इसके बाद आता है जागरूकता। तो जागरूकता किसमें लाना है? समाज के सभी वर्गों में। किसके प्रति लाना है? मानव अधिकारों के प्रति। और कैसे लाना है? तो कैसे लाएंगे मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता? तो आईपीसी से लाएंगे, इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन एंड कम्युनिकेशन। आईपीसी, इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब समाज के सभी वर्गों में मानव अधिकारों के प्रति जानकारी देकर, इंफॉर्मेशन सूचना देकर, ठीक, पब्लिकेशन किताबों का प्रकाशन करके, और कम्युनिकेशन संचार साधनों के माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना। समझ रहे? इसके बाद क्या है? उत्साहित करना। तो उत्साहित किसको करेंगे? जितने भी एनजीओज हैं, जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना कि वो मानव अधिकार के क्षेत्र में और भी बेहतर कार्य करें। समझ पाए? या अन्य कोई कार्य जो मानव अधिकार के लिए आवश्यक है, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। समझ पाए? तो इस तरीके से इतने सारे कार्य हैं। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ? वो लिखना उखना छोड़ो, पहले याद करो। पहले याद हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? कार्य, पहले कीवर्ड को पकड़ो। सबसे पहले कार्य क्या करेंगे? जांच। जांच में क्या करेंगे? हस्तक्षेप। अब हस्तक्षेप कैसे करेंगे? निरीक्षण से। निरीक्षण का क्या करेंगे? अध्ययन। ठीक, अध्ययन के बाद क्या करेंगे? पुनर्विलोकन। अब जब पुनर्विलोकन हो गया तो शोध एवं अनुसंधान होगा। शोध एवं अनुसंधान से आएगी जागरूकता। जो जागरूक होगा वही उत्साहित होगा, और जो उत्साहित होगा वो अन्य कार्य। याद हुआ? लिखवाऊं इसको कि नहीं जरूरत पड़े? नहीं तो कीवर्ड तो ठीक है, लेकिन डिटेल याद रहेगा? डिटेल याद रहेगा? लिखो लिखो डिटेल। ये कीवर्ड बस से नहीं होगा ना बेटा। ऐसे ये वाला बना लो पहले। हो गया? लिखें इसको। चलो देखो, जैसे पहला कार्य ऐसे लिखते चले, जैसे जांच हमने लिखा था, ठीक, तो ऐसी जांच साइड हेडिंग बना लें और उसके सामने लिखें। लिखिए, मानव अधिकारों के अतिक्रमण, मानव अधिकारों के अतिक्रमण के मामलों में, मानव अधिकारों के अतिक्रमण के मामलों में स्वप्रेरणा से, यानी स्वयं से, स्वप्रेरणा से यानी स्वयं से, या शिकायत प्राप्त होने पर जांच करना। लेगा कंडक्टिंग इंक्वायरी, conducting inquiry on the violation of human rights, violation of human rights, either self or
ऑन कंप्लेंट। ठीक, दूसरा वैसे लिखे। जांच के बाद क्या करेंगे? हस्तक्षेप। लिखिए, मानव अधिकारों से लंबित, मानव अधिकारों से संबंधित, मानव अधिकारों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामलों, मानव अधिकारों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामलों में हस्तक्षेप करना, में हस्तक्षेप करना। इंटरवीनिंग, इंटरवीनिंग इन द केसेस, इन द केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट, न्यायालय में जो मामले लंबित हैं उनके ऊपर हस्तक्षेप करना। उसके बाद क्या करेंगे? निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। लिखिएगा, चिकित्सालयों, चिकित्सालयों, रैन बसेरों, चिकित्सालयों, रैन बसेरों, जेल, जेल, छात्रावास इत्यादि का निरीक्षण करना। इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्टिंग जेल, शेल्टर हाउसेस, शेल्टर हाउसेस, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में जहां भर्ती करके रखते हैं, है ना, वहां पर भी देख रेख करना कि मानव अधिकारों को उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, सही से उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना। निरीक्षण करना। साइड हेडिंग डालिए, अध्ययन करना, अध्ययन करना। अध्ययन करने में ऐसे लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय लिखतों, अंतरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना। स्टडिंग, स्टडिंग द इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। अंतरराष्ट्रीय लिखत मतलब अंतरराष्ट्रीय समझौते, है ना, जो मानव अधिकारों के संदर्भ में हुए होंगे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना। अगला लिखिए, पुनर्विलोकन करना, रिव्यू। साइड हेडिंग डालिए, रिव्यू। लिखिएगा, लिखिएगा, तथ्यों एवं, तथ्यों, यहां तथ्य का मतलब घटना से है ना, तथ्यों एवं संविधान, तथ्यों एवं संविधान तथा किसी कानून में वर्णित, तथ्यों एवं संविधान या किसी कानून में वर्णित रक्षोपायों का, कानून में वर्णित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना। रिव्यू ऑफ फैक्ट्स, रिव्यू ऑफ फैक्ट्स एंड सेफगार्ड्स, रिव्यू ऑफ फैक्ट्स एंड सेफगार्ड्स मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, किसी कानून या संविधान में वर्णित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना। ठीक, नेक्स्ट, पुनर्विलोकन के बाद क्या करेंगे? शोध एवं अनुसंधान। वैसी साइड हेडिंग डालिए, शोध एवं अनुसंधान, रिसर्च। ठीक, लिखिएगा, मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार के संदर्भ में मानव अधिकार के संदर्भ में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जागरूकता, साइड हेडिंग डालिए, जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता। लिखिएगा, समाज के सभी वर्गों में, समाज के सभी वर्गों में मानव अधिकारों के प्रति
समाज के सभी वर्गों में मानव अधिकारों के प्रति सूचना, मानव अधिकारों के प्रति सूचना, संचार, मानव अधिकारों के प्रति सूचना, संचार एवं प्रकाशन के माध्यम से, सूचना, संचार एवं प्रकाशन के माध्यम से जागरूकता फैलाना, स्प्रेडिंग अवेयरनेस in the every section of society, spreading awareness in the every section of society about human rights by information, publication and communication. नेक्स्ट लिखिए, जागरूकता के बाद उत्साह, ठीक, उत्साहित करना, ठीक है, उत्साहित मतलब यहां प्रमोट करेंगे, इंग्लिश में ना प्रमोट, ऐसा लिखिएगा। एनजीओज को मानव अधिकार के क्षेत्र में, एनजीओज को मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रमोटिंग एनजीओज टू वर्क फॉर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, कार्य करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट लिखिए, अन्य कार्य अदर वर्क्स लेगा। अन्य कोई कार्य जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। Any other works which is useful for protection of human rights, अन्य कोई कार्य जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो ये था आपका धारा 12, याद हुआ। अब देखो, धारा 12 के बाद धारा 13 है, सेक्शन 13, और सेक्शन 13 हम क्या किए थे, जांच, ठीक। तो बेसिकली है धारा 13, आयोग की जांच करने की शक्ति, पावर ऑफ कमीशन टू कंडक्ट इंक्वायरी, आयोग की जांच करने की शक्ति, पावर ऑफ कमीशन टू कंडक्ट इंक्वायरी, ठीक है, आयोग की जांच करने की शक्ति। देखो, सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आयोग होता है उसके पास कोर्ट के पावर आ जाते हैं, यानी वो जांच कर सकती है, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है। तो आयोग के पास जांच करने की शक्ति है, पावर टू कंडक्ट इंक्वायरी, ठीक है ना, आयोग जो है वो जांच करने की शक्ति प्राप्त। तो धारा 13 के अनुसार जो आयोग है, आयोग को जांच करने की वही शक्तियां प्राप्त है जो सिविल न्यायालयों को CPC 1908 के अंतर्गत प्राप्त है, ठीक है। द कमीशन इज हैविंग सिमिलर पावर ऑफ इंक्वायरी दैट अ सिविल कोर्ट हैज अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। मतलब जो सिविल न्यायालय होते हैं, सिविल न्यायालय समझते हैं क्या होता है? देखो, हाँ, बोलना चाह रहे, हाँ, मतलब देखो, वैसे तो कानून में अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, उसको लॉ अलग तरीके से परिभाषित करता है, लेकिन सिविल कोर्ट का मतलब आप समझ लें कि
वह न्यायालय जो सिविल मामलों की सुनवाई करेगा। अब सिविल मामलों में राजस्व से संबंधित मामले आ जाएंगे, ठीक। सिविल मामलों में ही आपका जो जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले हैं या पर्सनल लॉज जितने भी होते हैं, पर्सनल लॉज मतलब जो शादी, तलाक, एडॉप्शन, इनसे जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं, ये सब सिविल न्यायालय में आते हैं। दीवानी को ही सिविल बोलते हैं अंग्रेजी में। दीवानी मामले ही सिविल मामले, है ना। और फौजदारी मामले मतलब क्रिमिनल मामले, ठीक है। कानून ऐसा कहता है कि ऐसे मामले जिसमें सजा का प्रावधान है वो आपराधिक मामले होंगे, और जिसमें केवल जुर्माने का प्रावधान है वो सिविल मामले होते हैं। जुर्माना या रिलीफ जिसमें दिया जा सकता है वो सिविल केसेस होते हैं। खैर, यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि जो सिविल कोर्ट होते हैं, जैसे जिला में आप जाते हैं तो जिला में, जिसको हम कचहरी बोलते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ रहता है जिला एवं सत्र न्यायालय। ये इसलिए लिखा हुआ रहता है क्योंकि वहां पर दो प्रकार के मामलों की सुनवाई चलेगी। एक दीवानी मामले यानी सिविल मैटर्स, और एक आपका क्रिमिनल मैटर्स, फौजदारी या आपराधिक मामले। जिला न्यायालय का वह हिस्सा जो केवल दीवानी मामलों की सुनवाई करता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक सिविल कोर्ट हो गया। और जो सत्र न्यायालय होता है वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, इसलिए सेशन कोर्ट में जो आपराधिक मामले होते हैं सबसे पहले सेशन कोर्ट में लाए जाते हैं। तो जो पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है, यानी जो सिविल कोर्ट को है जांच करने का, वही पावर जो है वो किसको मिला हुआ है? आयोग को, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग को जांच करने की वही शक्तियां प्राप्त है जो सिविल न्यायालय को दीवानी प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत प्राप्त। मेरी बात सुन रहे? 1908 के अंतर्गत प्राप्त। अब देखो, तो ये जांच करने की शक्तियां प्राप्त है। इसका मतलब ये है, यहां से अगर आप देखेंगे, इसका अर्थ है कि जो आयोग होंगे, आयोग एक सिविल न्यायालय होगा। इट मीन्स द कमीशन विल बी अ सिविल कोर्ट, है ना। आयोग क्या होगा? एक सिविल न्यायालय होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखें बेटा। पहली बात, आयोग की जांच करने की शक्तियां किस न्यायालय की जांच करने की शक्तियों के समतुल्य है? तो सिविल न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट नहीं, सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट के। मेरी बात सुन रहे? तो सिविल न्यायालय के समतुल्य होंगी ये शक्तियां, यानी जो आयोग होगा, चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य मानवाधिकार आयोग हो, ये एक सिविल कोर्ट होगा, सिविल न्यायालय होगा। हाँ, पढ़ेंगे अभी आगे, बता रहा हूं मैं क्या क्या कर सकते। तो ये सिविल न्यायालय होगा। और इनकी शक्तियां कहां से मिल रही हैं इनको? सीपीसी 1908, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। समझ में आया? दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो सिविल न्यायालय को जांच करने की शक्ति प्राप्त है, वही आपका इसे भी शक्ति प्राप्त होगी। आया समझ में? अब देखो, तो क्या कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है? ठीक, तो देखें बेटा, सबसे पहले कौन कौन शक्तियां प्राप्त है, तो देखें, ऐसे याद करें पहले, समन, दूसरा कमीशन, तीसरा साक्ष्य, चौथा अभिलेख, और पांचवा दस्तावेज। ये पांच चीजें याद करो। समन, कमीशन, साक्ष्य, 3, अभिलेख और दस्तावेज। समन, कमीशन, साक्ष्य, अभिलेख और दस्तावेज। एक बात ध्यान समझो, जैसे सिविल कोर्ट के पास कोई मामला जाता है तो वो उस मामले से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनका पक्ष जानने के लिए, यानी गवाही लेने के लिए, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए
बुला सकती है सिविल कोर्ट। ठीक उसी तरीके से जो आयोग है ये भी पीड़ित को और जिस पर आरोप लगाया गया है उसको और गवाह को, तीन लोग ही तो होंगे। एक पीड़ित है, विक्टिम, ठीक है, एक आपका एग्रीव्ड पर्सन होगा जिस पर आरोप लगा है कि भाई इसने ऐसा किया है, और गवाह होंगे। तो जैसे कोर्ट भाई पीड़ित का बयान भी लेगी, भाई जैसे किसने शिकायत किया कि मेरे मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, पहले उसका बयान दर्ज होगा, फिर जिस पर आरोप लगा है उसका बयान दर्ज होगा, और फिर किसने ऐसा होते हुए देखा है, गवाह का ही बयान दर्ज होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जिस तरीके से सिविल कोर्ट जो पीड़ित है ना, जो आपका रेस्पोंडेंट है, मतलब जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो है, और जो गवाह है उनको अपने पास कथन दर्ज करवाने के लिए समन कर सकती है। अच्छा, समन समझते हो कि नहीं? फिर वारंट क्या है? नहीं, वारंट विटनेस के अगेंस्ट भी हो सकता है, वारंट विटनेस के अगेंस्ट भी हो सकता है। देखो बेटा, समन और वारंट दोनों कानूनी शब्दावली है जिसको न्यायालय पीड़ित को, गवाह को या आरोपी को अपने पास बुलाने के लिए जारी करती है। न्यायालय जब पहली बार उस किसी केस से संबंधित व्यक्ति को जब पहली बार अपने पास बुलाने के लिए आदेश जारी करती है तो वो समन कहलाता है। सबसे पहले जो जारी होगा वो समन होता है, ठीक। समन में पुलिस का एक कर्मचारी जो होगा वो जाकर के समन को सर्व करता है, सिग्नेचर लेता है, न्यायालय को इसकी सूचना दे देता है कि समन सर्व किया जा चुका है। जिस डेट में पेशी होती है उस डेट में उस व्यक्ति को समन मिलने के बाद पहुंचना चाहिए। यदि समन करने के बाद भी व्यक्ति नहीं पहुंचता जिसको न्यायालय ने अपने पास बुलाया है, तो फिर हो सकता है कि न्यायालय थोड़ा नरम होकर के एक समन और जारी कर दे। लेकिन अगर समन जारी होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं आता तो फिर न्यायपालिका उसको बुलाने के लिए वारंट जारी करती है। तो जो इनिशियल कॉलिंग है दैट इज समन, एंड आफ्टर समन द कॉलिंग विल बी वारंट, फिर वो वारंट बन जाता है। अब अगर वारंट भी देखेंगे तो वारंट भी दो प्रकार का होता है, एक बेलेबल वारंट, जमानती वारंट बोलते हैं, और एक नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट। पहली बार में जमानती वारंट ही जारी होता है। वारंट का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा, समन का मतलब क्या हुआ, पुलिस वाले ने आपको समन दे दिया, आपको स्वयं चल करके वहां जाना है। वारंट में गिरफ्तारी होगी, वारंट में गिरफ्तारी होगी और आपको लेकर के जाया जाएगा। लेकिन वारंट भी दो प्रकार के हैं। पहला है जमानती वारंट, मतलब जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति है वही वहीं पर मुचलका लेकर के छोड़ देगा आपको कि ठीक है, लिखवा लेगा आपसे और लिखवा करके आपको छोड़ देगा। गिरफ्तारी हुई, छोड़ा गया, सामने वाले पक्ष ने कहा कि मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। अब बेलेबल वारंट में भी अगर आप उपस्थित नहीं हुए तब एनबीडब्ल्यू जारी होता है, नॉन बेलेबल वारंट, और इसमें कोई जमानत नहीं, पकड़ेंगे, लेकर के आएंगे, चाहे वो पीड़ित है, गवाह है या कोई भी है। समझ गए? सो द फर्स्ट कॉलिंग इज समन एंड आफ्टर समन इट विल बी वारंट। डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट इज, समन में कोई गिरफ्तारी नहीं होती, देयर विल बी नो एनी अरेस्ट। वारंट में अरेस्टिंग विल बी परफॉर्म्ड, अरेस्ट होगा, बट द कंडीशन इज इन बेलेबल वारंट द अरेस्टिंग अथॉरिटी विल गिव द जमानत, बेल वही दे देगा मुचलके पर। समझ गए? फिर बोलेगा आपको तुम चले आना भैया वहां, फिर नहीं पहुंचे तो फिर अगली बार तो नॉन बेलेबल पकड़ के लेके जाएगा साथ। तो ये वारंट होता है, ठीक है ना। तो ये समन कर सकती है, समन मतलब समन करने की शक्ति है, वारंट जारी नहीं होगा, ठीक है, समन कर किया जा सकता है। दूसरा कमीशन, तो पहला समन जारी कर सकती है, दूसरा कमीशन का गठन कर सकती है। मतलब अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग को लगता है कि कहीं पर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन भी किया जा सकता है।
इंक्वायरी कमीशन, समझ रहे हो, जांच कमीशन का गठन कर सकती है। अच्छा, कमीशन गठन कर दिए, इसके बाद साक्ष्यों का गठन, मतलब जो भी साक्ष्य इकट्ठा किए गए होंगे, है ना, उन एविडेंसेस को भी एक्सेप्ट कर सकती है। जैसे होता क्या है, पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठा किए, इन्वेस्टिगेशन, और ले जाकर के कहां पर दे देते हैं, कोर्ट में, तो कोर्ट उसको रिसीव करती है। तो सिमिलरली जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए होंगे पुलिस के द्वारा, उसको अपने पास मंगवा सकती है कि भेजो भैया जो जो एविडेंसेस से रिलेटेड, ठीक है ना। पावर टू एक्सेप्ट द एविडेंसेस, साक्ष्यों के ग्रहण करने की भी शक्ति होगी। उसके बाद है आपका अभिलेख और दस्तावेज। देखो, अभिलेख मतलब अभिलेखों को मंगवा सकती है, ठीक है। द कमीशन कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स। अभिलेख मतलब इसके ऊपर कोई भी कार्यवाही हुआ है या जो भी घटना हुई है, उससे जुड़ा जो भी रिकॉर्ड होगा उसको भेजने के लिए, ठीक। और दस्तावेज का मतलब होता है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, समझ रहे हो। जैसे किसी के साथ मारपीट हुई है तो वो कहीं कंप्लेंट किया होगा, तो ये दस्तावेज हुआ, समझ रहे हो। अभिलेख और दस्तावेज में डिफरेंस होता है। दस्तावेज क्या है, मतलब डॉक्यूमेंट क्या है, जो प्रमाणित करता हो किसी चीज, और अभिलेख क्या है, घटना का विवरण। नहीं समझे मेरी बात भाई। किसी ने किसी पर आरोप लगाया कि इसने मुझे बीच चौराहे पर मेरे साथ अभद्रता की, मानव अधिकार का उल्लंघन किया, टॉन्सलिंग मतलब मुंडन करके घुमवा दिया, ठीक है, ऐसा मान। तो ये जो घटना का विवरण है वो अभिलेख है, पुलिस ने जो रिकॉर्ड किया वो अभिलेख है, रिकॉर्ड है। लेकिन इससे संबंधित दस्तावेज की, भाई मान लो दो लोग एक जगह पर है तो उनके डॉक्यूमेंट, मतलब मोबाइल एक जगह पर होंगे, ठीक, तो वो जो सीडीआर हो गया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड हो गया, वो दस्तावेज हो गया। एफआईआर की कॉपी जो होगी वो दस्तावेज हो जाएगी, मतलब जो वेरीफाई करे उस चीज को, वो दस्तावेज में आता है, ठीक है। तो अभिलेख को भी मंगवा सकती है, घटना के विवरण को, और दस्तावेज को भी मंगवा सकती है, मतलब उस घटना के प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है उसको भी मंगवा सकती है। तो ये पावर होता है आपका आयोग, लिखे, मतलब समन जारी करने की शक्ति, मतलब ये कीवर्ड से याद रखो, समन जारी करने की शक्ति, पावर टू इशू समन, कमीशन का गठन करने की शक्ति, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट कमीशन, ठीक, साक्ष्यों को ग्रहण करने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्ट एविडेंसेस, ठीक है, साक्ष्यों को ग्रहण करने की शक्ति, अभिलेख मंगवाने की शक्ति, ठीक है, अभिलेख मंगवाने की शक्ति, और दस्तावेज प्रकटीकरण की शक्ति, समन जारी करने की शक्ति, पावर टू इशू समन्स, कमीशन गठन करने की शक्ति, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट कमीशन, साक्ष्यों को ग्रहण करने की शक्ति, पावर टू एक्सेप्ट द एविडेंसेस, अभिलेख मंगवाने की शक्ति, पावर टू कॉल द रिकॉर्ड्स, दस्तावेज प्रकटीकरण की शक्ति, पावर टू डिस्क्लोज द डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो ये सब शक्तियां जो है प्राप्त होती हैं आयोग को, ठीक है। ये सारी शक्तियां आयोग को प्राप्त होंगी, ठीक। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे, इसके अतिरिक्त, है ना, मतलब इनके अलावा अगर कहीं पर ऐसा लगता है किसी भवन पे, किसी स्थान पे जहां मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ऐसा बताया गया है, तो वहां पर जाकर के भी जांच कर सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब जैसे किसी ने कहा कि भाई फलाने जगह पर मेरे साथ मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ, वो कोई भवन है, कोई संस्था है, तो वहां पर प्रवेश करने की शक्ति भी जांच की शक्ति के अंतर्गत आती है, ठीक है। लेकिन आयोग की ओर से कोई राजपत्रित अधिकारी ही
उसमें जाकर के प्रवेश कर सकेगा, मतलब वहां पर जाकर के जांच कर सकता है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आयोग के राजपत्रित अधिकारी किसी भवन या संस्था जहां मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, प्रवेश कर जांच कर सकेंगे। ठीक है, लेगा इन एडिशन विद द अबव, in addition with the above, any building or places we are supposed to the violation of human rights has been occurred, any gazetted officer of the commission may enter for inquiry। ठीक है, मतलब प्रवेश कर सकता है और जांच कर सकता है। क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से आपका आयोग की जांच करने की शक्तियां है। याद हुआ धारा 13, आयोग की जांच करने की शक्तियां। और जांच करने की शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या शक्तियां प्राप्त है? तो पहले फोकस ये करना है कि आयोग की जांच करने की शक्ति, मतलब आयोग को जांच करने की शक्ति सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से मिलता है। और इस तरीके से आयोग जो है जांच के दौरान एक सिविल न्यायालय की भांति कार्य करेगा और जांच में वो 5 कार्य करेंगे। ठीक है, समन, कमीशन, साक्ष्य, अभिलेख और दस्तावेज। ठीक है ना, समन, कमीशन, साक्ष्य, अभिलेख और दस्तावेज। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी स्थान पर मानवाधिकार का उल्लंघन पता चलता है कि किसी बिल्डिंग, भवन या स्थान पर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वहां पर भी आयोग जाकर के जांच कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आयोग की ओर से कोई राजपत्रित अधिकारी ही वहां प्रवेश करे, वहां जाए। ठीक है, तो ये आपका जांच की शक्ति। उसके बाद धारा 14 सेक्शन 14 क्या है? अन्वेषण करने की शक्ति। ठीक है, पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण करने की शक्ति। ठीक है, पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। देखो, जैसे जो आयोग है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन आयोग जब भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, अन्वेषण करेगी, तो केंद्र या राज्य सरकार की सहमति से करेगी। आफ्टर हैविंग कंसेंट ऑफ ईदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, द कमीशन कैन कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। मतलब केंद्र या राज्य सरकार से अनुमति लेकर के ही या उनकी सहमति लेकर के अन्वेषण करें। ठीक, अपने मन से अन्वेषण नहीं कर सकते। ठीक, अन्वेषण करने के पहले केंद्र और राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। और फिर अन्वेषण करने के लिए या तो स्वयं कर सकते हैं या केंद्र और राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं अन्वेषण करने। समझ गए? धारा जो आपका 14 है बस इतना ही बताता है कि अन्वेषण कर सकते हैं, और जो अन्वेषण होगा वो कैसे होगा? केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से होगा, नंबर 1। और अन्वेषण के दौरान केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसी का प्रयोग किया जा सकता है। समझ गए? जैसे जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो प्रयोग कर सकती है केंद्र सरकार की एजेंसी, जैसे एनआईए का सहारा ले सकती है, सीबीआई का सहारा ले सकती है केंद्र सरकार की एजेंसी। राज्य सरकार की एजेंसी में राज्य सरकार का जो इंटेलिजेंस होता है, सीआईडी होती है, सीबीसीआईडी, उससे पूछ सकती है, उसका सहारा ले सकती है।
ठीक है ना। तो राज्य सरकार की एजेंसियों का और केंद्र सरकार की एजेंसियों का प्रयोग अन्वेषण के दौरान किया जा सकता है। या तो पुलिस को साथ में ले सकती है, चलो भाई है ना, थाने से एक व्यक्ति हमको दो जो हमारे साथ रहे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसा। समझ गए? लिखो ना इसे, लिखेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग अन्वेषण कर सकती हैं। ठीक है, द NHRC एंड SHRC कैन कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग अन्वेषण कर सकती है। ठीक, देखिए, यह केंद्र या राज्य सरकार की सहमति से, केंद्र या राज्य सरकार की सहमति से अन्वेषण करेंगे। ठीक है, दे विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, दे विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन विथ कंसेंट ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब केंद्र या राज्य सरकार की सहमति से अन्वेषण करेंगे। अब केंद्र या राज्य सरकार बोल रहा हूं तो समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? मामला अगर मान लो कि किसी ऐसे संस्था या व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है मानवाधिकार के उल्लंघन का जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो केंद्र सरकार से सहमति लेंगे। कोई राज्य सरकार के अधीन आता है तो राज्य सरकार से सहमति लेंगे। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहमति से अन्वेषण करेंगे। ठीक, देखिए, अन्वेषण के लिए केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, दे कैन टेक हेल्प ऑफ द यूनियन और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। दे कैन टेक हेल्प ऑफ द यूनियन और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मतलब राज्य या केंद्र की जो अन्वेषण संस्थाएं हैं उनका हेल्प लिया जा सकता है। ठीक है ना, उनके हेल्प से इसको किया जा सकता है। मतलब ये जो कार्य, आई मेरी बात समझ? तो ये धारा 14, तो ये इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन का पावर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, धारा 15। ठीक, धारा 15। और धारा 15 क्या है आपका? क्या है? कथन, स्टेटमेंट। मतलब ये कहता है, ये धारा ये कहती है कि जो आयोग है वो पीड़ित का, साक्षी का, मतलब जो विटनेस है, ठीक, जो प्रत्यर्थी है जिस पर आरोप लगा है, उन सभी के कथन ले सकती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। ठीक, स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया जाएगा तो स्टेटमेंट देने वाले को सही स्टेटमेंट देना चाहिए, सही कथन देना चाहिए। अगर वो गलत कथन देता है तो उसके खिलाफ अभियोजन, मतलब उसके खिलाफ केस किया जा सकता है फिर से दूसरा। ठीक, और जो स्टेटमेंट लिया जाएगा, जिस मामले में लिया जा रहा है उसी मामले में उसका उपयोग होगा। समझ गए? मतलब ABCD 2-3 मानवाधिकार के मामले हैं और तीनों में उसका मतलब एक व्यक्ति कॉमन है, तो उसका जो स्टेटमेंट A केस के लिए होगा वो A केस में यूज होगा, उसको BC केस में यूज नहीं कर सकते, है ना। मतलब जिस मामले के लिए कथन दर्ज किया जा रहा है उसी मामले में उसका कथन प्रयोग में लाया जाएगा। यह है धारा 15। आया समझ में? लिखो ना, लिखिए, आयोग पीड़ित
ठीक। प्रत्यर्थी, ये कुछ शब्दों से रूबरू रहे आप। पीड़ित मतलब जिसके साथ घटना घटी है, विक्टिम। प्रत्यर्थी मतलब रेस्पोंडेंट जिसके ऊपर आरोप लगा है। पीड़ित, प्रत्यर्थी एवं आयोग, पीड़ित, प्रत्यर्थी एवं साक्षी के कथन दर्ज कर सकती है। ठीक है। द कमीशन कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम, रेस्पोंडेंट एंड विटनेस। विक्टिम, रेस्पोंडेंट एंड विटनेस, पीड़ित, प्रत्यर्थी एवं साक्षी के कथन दर्ज कर सकती है। देखिएगा, कथन सही देना अनिवार्य है। ठीक है। गिविंग ट्रू स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। कथन सही देना अनिवार्य है। गिविंग ट्रू स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। मिथ्या कथन दर्ज कराने पर आयोग अभियोजन प्रारंभ कर सकती है। आयोग अभियोजन प्रारंभ कर सकती है। ठीक है। रिकॉर्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट liable to be prosecuted by the commission. Recording false statement liable to be prosecuted by the commission, मतलब आयोग द्वारा अभियोजन दायर किया जा सकता है। ठीक। तीसरा, कथन का प्रयोग उसी मामले में किया जाएगा जिसके लिए दर्ज किया गया है। ठीक है। लेगा, द रिकॉर्डेड स्टेटमेंट शैल बी यूज्ड इन द केस फॉर विच इट हैज बीन रिकॉर्डेड। द केस फॉर विच इट हैज बीन रिकॉर्डेड मतलब जो कथन है उसी मामले में दर्ज किया जाएगा जिस मामले में इसका प्रयोग किया गया। समझ पाए? तो ये आपका धारा 15 है, कथन, स्टेट। समझ गए? लास्ट क्या है इसमें? हाँ, क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे तुम? नहीं, सेक्शन 16 पे बात करेंगे। बोला कुछ बोल रहे थे क्या जो मैं नहीं सुन पाया क्लासेस को लेकर के? क्या छुट्टी तो बेटा मजबूरी है यार, छुट्टी तो मैं भी नहीं देना चाहता हूँ, सच में बताऊं। लास्ट तक तो जाएगा ही बेटा, क्योंकि देखो, अच्छा हड़बड़ी में गड़बड़ी मत किए रहना मालूम, क्योंकि क्या है, कानून है, कानून तो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको सही तरीके से समझोगे नहीं, और रटोगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। इतना सिंप्लीफाई करके अगर नहीं पढ़ोगे कानून तो कोई मतलब नहीं है। तो अब मजबूरी है, कैसे करोगे? नहीं 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 बेटा, नहीं ऐसा नहीं। देखो, अब यहाँ अपने पास आए हो तो हम पढ़ाएंगे ना आपको। हम किसी एक्ट में अगर पूरा 143 सेक्शन है तो 143 नहीं पढ़ेंगे बेटा, वही पढ़ेंगे जो आएगा एग्जाम में, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, एकदम निश्चिंत रहना। तो सब में अपने को, हाँ लास्ट तो जाएगा बेटा। देखो, अरे पगला, खिचड़ी हो जाएगा तो पहले से खिचड़ी के अपना चावल अलग करो, दाल अलग करो, सब्जी अलग करो, पहले से अलग करके चलो ना। जैसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पढ़े, उसको इतनी बार याद करो कि रटा जाए वो। लास्ट तक का वेट क्यों करना है बेटा? देखो, दिमाग ना हमारा फ्रेगमेंट होना चाहिए। फ्रेगमेंटेड चीजें जो होती है ना तो इंसान को समझ में आती है। अभी देखो मेरे को, अभी आप
इसी समय पर कुछ और बोलोगे, कुछ और बोलोगे, तो मैं सारी चीजों को आपको बता दूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि जिस समय पर हम जो सोच रहे हैं ना, उस समय केवल वही चल रहा है दिमाग में। तो अब ये ऐसा कैसे होता है? बार बार पढ़ने से। अभी देखो, जैसे हम लोगों ने अभी चैप्टर ये थर्ड जो है क्लोज करने के उसमें आ गए, तो ये जैसे खत्म होता है तो इसको, एक्ट खत्म होता है, इसको इतने बार रिवाइज करो, छोड़ो ही मत, ताकि लास्ट आते आते ये सब चीजें अपने दिमाग में रहे। समझ गए? और धारा को याद नहीं करना है बेटा, कि धारा 16 में ये है जो हमने पहले याद किया है ना भाई। जैसे कथन है, ठीक है, मतलब सुनवाई है, तो सुनवाई होती है मानव अधिकार न्यायालय में, मतलब मानव अधिकार आयोग द्वारा सुनवाई होती है आपका धारा 16 के अंतर्गत। 16 में सुनवाई होती है, ऐसे याद करो तो भूलोगे। तो फ्रेगमेंट होना बहुत जरूरी है दिमाग का। समझ गए? और देखो बेटा, समय तो दिया नहीं है और टाइम तो लगेगा इसमें, खुद भी समझ रहे हो, 100 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक? समय तो देना पड़ेगा। और त्योहार एक ऐसा समय है बेटा कि मैं मान लो नहीं जाता हूं, तुम लोग में से भी 2-4 लोग नहीं जाओगे, बाकी तो घर चले जाएंगे। संस्थान के बाकी लोग कैसे नहीं जाएंगे, ये बताओ? सबके बीवी बच्चे हैं, परिवार है, त्योहार में कहां रहेंगे? समझ रहे हो? तो बंद है ना यार, कल से छुट्टी है, आज से सब बाहर हो जाएंगे। नौ से 12 चलाना है बेटा। देखो, समझो मेरी बात को, अभी जैसे मेरी बात समझो, क्लास 9:30 से 11 है। क्लास हमने शुरू किया है, ये जो शुरू से आ रहे हैं, दो चार 15-10 लोग, तो ये महसूस किए होंगे कि मैं अगर पहले भी आ जाऊं तो आने वाले जो नए स्टूडेंट हैं वो 9:45 आ रहे हैं, 9:55 पे आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसको तो फिर वो समझ में आएगा नहीं वो चीजें। तो जब शुरुआत में अपन कोई क्लास शुरू करते हैं, अच्छा इसमें दोष उसका भी नहीं है, पहले हो सकता है उसको टाइम ही क्लियर ना हो, फिर टाइम क्लियर हो तो आने जाने में लेट हो जाए। तो शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत का 1 वीक 2 वीक जो होता है ना, थोड़ा सा स्लो, और मतलब उसको स्टडी लेके चलना पड़ता है, नहीं तो जितनी ज्यादा चीजें निकल जाएंगी उतना ज्यादा फिर क्या करना पड़ेगा। डे 1 से हम उसी रिदम से नहीं पढ़ा सकते ना बेटा। अभी से ही वो लोग 3-3 घंटा 4-4 घंटा पढ़े। तो जैसे अभी मैं इन लोगों से चर्चा भी किया था, बताया भी था कि जैसे 25 से क्लासेस शुरू होंगी, या अगर आप बोलो तो इसका जो चैप्टर अभी छूट रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का, इसको मैं यूट्यूब पर डाल देता हूं आगे का है? हाँ हाँ हाँ, मतलब 2-3 दिन। नहीं, 2-3 क्लास तो डाला था उसमें। और इसमें ना बेटा, जैसे एक यूनिट बाल मनोविज्ञान है ना, तो बाल मनोविज्ञान भी 25 तारीख से चालू हो जाएगा। मतलब 2-2 क्लासेस चलेंगी, एक एक्ट का जो पहला चल रहा है, और दूसरा चाइल्ड साइकोलॉजी, तिवारी सर लेंगे उसको। ठीक है ना? तो दोनों हम लोग लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मत परेशान हो। अब थोड़ा बहुत तो यार देखो, त्योहार के समय एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, है ना? ऐसा मौका आएगा, जैसे मान लो तो क्लास की ड्यूरेशन को और एक्सटेंड कर देंगे, जो 9 से 12 अपन सोच रहे हैं अभी, तो उसको और एक्सटेंड कर देंगे। सिलेबस सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है तब उसकी स्थिति में, बाकी हो जाएगा यार, दिक्कत नहीं लगेगा, है ना? थोड़ा तो इसमें एलएलबी वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोग। अच्छा, बाकी सब नॉन लॉ बैकग्राउंड से, तो उनको तो कानून भी तो समझना बड़ी मुश्किल बात है। लॉ वाले तो कम से कम मान लो कि सुना सुनाया शब्दावली है, समझते हैं चीजों को। और जो एमएसडब्ल्यू समाज शास्त्र वाला है वो तो फिर, समझ रहे हो? तो सबको लेके चलना पड़ेगा बेटा, निश्चिंत रहो, सब हो जाएगा, है ना? सब हो जाएगा। हम्म, चलो। तो कहां तक पढ़े थे अपन? धारा 16 बताना है? कुछ बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं? बोलिए ना, बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं?
अब ज्यादा मैं क्या बोलूं, लेकिन बस इतना ही बोलूंगा कि अगर पढ़ाया और सही तरीके से पढ़े तो आप खुद देखोगे कि क्वेश्चन पेपर में आपसे बाहर कोई क्वेश्चन होगा नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि मैं शॉर्टकट पर कहीं बिलीव ही नहीं करता है। जब भी देखो मेरे को, जैसे अभी ये अधीक्षक के लिए मेरे को 2-4 लोग अप्रोच किए तो मैं चालू किया, नहीं सच में मेरे पास टाइम नहीं है। देखो एक क्लास मेरा प्रभावित हो रहा है जिसको एग्जाम देना है, तो मैंने इसको चालू इसलिए किया, मैंने इसका डेट देखा 18 जनवरी है, चलो ठीक है पढ़ा करके अपन खत्म करेंगे। मेरा भी सिलेबस 10-15 दिन का बस बचा है सिलेबस पीएससी में, तो मैं सुबह 7 बजे क्लास लेकर के उसको कवर कर लूंगा, 7 बजे से 7 से 9 लेकर के इस बैच को चालू किया। इसके पहले मैं एडीओ पढ़ाया, एडीओ में नहीं में तो मतलब कम से कम 1200-1300 बच्चे रहे होंगे एडीओ जब पढ़ाया मैंने, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, और मैं उनके कहने पर ही पढ़ाया। आप एडीओ का क्वेश्चन पेपर देख लो और जो मैंने क्लास में नोट्स बनवाया है वो देख लो, और मैंने प्रॉपर ऐसी समझा करके हिंदी इंग्लिश में लिखा करके पढ़ाया। आपके सिलेबस से खतरनाक सिलेबस था वो तो, एडीओ का सिलेबस। समझ रहे हो? मतलब वो इतना आंकड़ा याद करना था उसमें, इतना इतना कि मैं क्या बताऊं, परेशान हो जाओगे। और फिर एक जैसा फैक्ट कहीं मिलेगा नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण में अलग बता रहा है, प्रशासकीय प्रतिवेदन में अलग बता रहा है। ठीक? तो मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि परेशान नहीं होना है, समय कम दिया है तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना? थोड़ा सा तो हमको अब करना पड़ेगा। हाँ, तो अब उसके पीछे ये भी है ना बेटा कि देखो, अब सबकी अलग अलग सोच होती है। मेरा ये मानना है कि यार अगर हम कुछ करें तो बेहतर करें, नहीं तो ना करें, उससे अच्छा है मैं पढ़ाऊं उसके बाद। अब देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे मोबाइल में कल वो क्वेश्चन किया ना, तो उसको मैंने दिखाया, मतलब मेरे मोबाइल में पीडीएफ है। मैं चाहता तो पीडीएफ ले करके यहां पर केवल बोल करके निकल जाता, आपको अच्छा लगता, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बनता उससे। आपको अच्छा लगा, अरे वाह यार, एक दिन में 1 घंटे में एक एक्ट खत्म हो गया, लेकिन उससे क्वेश्चन कहां से बनेगा ये बताओ मेरे। ठीक? पढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कोई भी बैच चालू कर ले, लेकिन यार वास्तव में सिलेक्शन दिलवाने के लिए अलग बात है ना, पढ़ना एक अलग बात है। वो कल जो बेयर एक्ट दिखाया ना बेटा तुमको, वो बेयर एक्ट में 2006-2019 के सारे संशोधन जोड़े गए हैं। उस बेयर एक्ट में भेज दूंगा, देखना, समझ गया? फिर वो किसी किताब से देख करके आया, तो वही चीज है बेटा, जो नहीं जानते खत्म करना, निपटाना बहुत आसान है यार, लेकिन वास्तव में सिलेक्शन तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। अब देखो, आयोग के कार्य को लिखवाया, वो कीवर्ड बता दिया, उतने में भी छोड़ सकता था मैं। लेकिन अगर मान लो वो कीवर्ड के अलावा कुछ और पूछ दिया अंदर से, क्योंकि कानून के शब्द अलग होते हैं ना, मैंने जो कीवर्ड बनाया वो हमको याद करने में आसान हो जाए, लेकिन वो अंदर के किसी, अब मान लो बोल देता कि आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं, मान लो केवल अध्ययन करना लिखवा करके छोड़ देता, अंतरराष्ट्रीय लिखित अध्ययन को छोड़ देता वहां पर, मान लो अध्ययन शब्द को ही छोड़ देता, अंतरराष्ट्रीय लिखितों का अनुसरण करना, तो फंस जाते फिर। तो कम से कम दोनों चीजें पता है कि अंतरराष्ट्रीय लिखितों का अध्ययन करना, तब आप दोनों चीजों को कैच कर पाओ। समझ गए? ये चीज है, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, है ना? और उसके बाद भगाएंगे, अभी 2 क्लासेस हो जाएंगी, मेरी और तिवारी सर दोनों जन की क्लासेस हो जाएंगी, तो फिर और जल्दी हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। मनोविज्ञान को, चाइल्ड साइकोलॉजी है ना आपके यूनिट में, यूनिट नंबर 4। तो ठीक है। अब देखो, जैसे कुछ यूनिट है जिसमें समय नहीं लगेगा ज्यादा, जैसे वो जो बच्चों के लिए आपातकालीन सेवाएं हैं, है ना, वो आपातकालीन चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स जो है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो मैक्सिमम 2-3 क्लास का है वो टॉपिक। ठीक है। उसके बाद जो योजनाएं,
जो बालकों के संरक्षण के लिए या विकास के लिए जो योजनाओं की बात है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 क्लास है, मैक्सिमम 1 हफ्ता। जो सबसे ज्यादा समय लगेगा इसी कानून में लगेगा। समझ गए? पढ़ लेंगे, चिंता मत करो। हाँ, टेंशन मत लो। देखिए, सुनवाई है ना, धारा 16 सुनवाई है। सेक्शन 16 हियरिंग या सुनवाई। तो देखो बेटा, ये क्या कहता है कि धारा 16 के अंतर्गत आयोग नैसर्गिक सिद्धांत के आधार पर, आयोग नैसर्गिक सिद्धांत के आधार पर सुनवाई करेगी। ठीक है? द कमीशन विल कंडक्ट हियरिंग ऑन, द कमीशन विल कंडक्ट हियरिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब जो आयोग है वो नैसर्गिक सिद्धांत के आधार पर सुनवाई करेगी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि आयोग जो सुनवाई करती है वो नैसर्गिक सिद्धांत के आधार पर करती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, है ना, नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांत। मतलब जो न्याय करेगी, जो सुनवाई करेगी, वो नैसर्गिक सिद्धांत के आधार पर करेगी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा, नैसर्गिक सिद्धांत क्या होता है? न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत मतलब किसी एक पक्ष को सुनकर के आप निर्णय नहीं दे सकते, आपको दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का बराबर मौका देना होगा। ठीक है ना? किसी एक पक्ष के आधार पर आप निर्णय नहीं ले सकते। जैसे पीड़ित ने कह दिया, शिकायत कर दिया कि फलाना ने मेरे साथ गलत किया, और आप उसकी बात मान करके उसी के आधार पर सुनवाई कर दे रहे हैं, तो ये गलत है। यानी इसका मतलब ये है कि प्रत्यर्थी को, प्रत्यर्थी मतलब समझ रहे हैं, रिस्पोंडेंट, है ना, जिसके ऊपर आरोप लगा है, प्रत्यर्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है? द रेस्पोंडेंट विल बी प्रोवाइडेड विथ एन अपॉर्चुनिटी, द रेस्पोंडेंट विल बी प्रोवाइडेड विथ एन अपॉर्चुनिटी टू टेक हिज साइड। मतलब उसको अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाएगा। तो ये आपका धारा 16। तो धारा 12 से 16 क्लियर हुआ? तो ये अध्याय 3 जो है वो चैप्टर 3 हो गया खत्म। तो याद हुआ? चैप्टर 3 12 से 16। 12 में क्या है? कार्य, 13 में जांच, 14 में कथन, मतलब सॉरी अन्वेषण, 15 में कथन और 16 में सुनवाई। ये 12 से लेकर 16 तक। ठीक, चलो अध्याय 4 देखते हैं। चैप्टर 4। ठीक है? चैप्टर नंबर 4। अच्छा देखो बेटा, चैप्टर 4 क्या है? प्रक्रिया। ठीक है? चैप्टर 4 क्या है? प्रक्रिया, प्रोसीजर। मतलब आयोग काम कैसे करेंगे उसकी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। ठीक? और प्रक्रिया 17 से लेकर 20। ठीक है? समझ में आया? मतलब जो प्रक्रिया है कि आयोग जो कार्य करेंगे वो कैसे कार्य करेंगे, ये बताएगा आपका चैप्टर 4 में। ठीक? देखो, सबसे पहले अब ये धारा है आपका 17 से 20 तक। तो 17, 18, 19, 20। ठीक है? 17 के तहत शिकायतों में जांच। ठीक है? इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स, पहले शिकायत प्राप्त होगी,
ठीक है ना। मतलब ऐसे कीवर्ड्स याद रखो। पहले शिकायत प्राप्त हो जाएगी, शिकायत प्राप्त होगी तो क्या करेंगे, कार्यवाही करेंगे, ठीक है, एक्शन। कार्यवाही कैसे होगी आपका, सशस्त्र बल के द्वारा, आर्म्ड फोर्सेस, और फिर लास्ट में एनएचआरसी की रिपोर्ट। ठीक है। प्रक्रिया क्या है, ध्यान दो बेटा, प्रक्रिया मतलब ये कीवर्ड है ना याद करने के लिए, फिर आगे अपन इसको डिटेल करते हैं। प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले शिकायत, ठीक है, शिकायत मिली, शिकायत लिए, शिकायत के बाद क्या करेंगे, कार्यवाही। कार्यवाही किसके माध्यम से करेंगे, सशस्त्र बल के माध्यम से, और सशस्त्र बल के माध्यम जब कार्यवाही कर लिए तो उसकी रिपोर्ट दे देंगे। याद हुआ भाई। देखो प्रक्रिया, काम कैसे करती है आयोग, तो सबसे पहले शिकायत दर्ज करेगी, शिकायत के बाद कार्यवाही करेगी, कार्यवाही किसके माध्यम से करेगी, सशस्त्र बल, और सशस्त्र बल के बाद फिर क्या दे देगी, रिपोर्ट। तो शिकायत, कार्यवाही, सशस्त्र बल, रिपोर्ट। कंप्लेंट हो गया, एक्शन हो गया, आर्म्ड फोर्सेस एंड देन रिपोर्ट। समझ में आया। अब देखो, तो शिकायत मतलब शिकायतों में जांच, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स, मतलब अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके ऊपर जांच करेगी आयोग। शिकायतों में जांच, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स। ठीक। कार्यवाही, तो ये कार्यवाही क्या है, जांच के दौरान या पश्चात कार्यवाही। ठीक है। एक्शन ड्यूरिंग और आफ्टर इंक्वायरी, जांच के दौरान या उसके पश्चात कार्यवाही। फिर सशस्त्र बल के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही। ठीक है। एक्शन, एक्शन ऑन कंप्लेंट अगेंस्ट द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अगर किसी सशस्त्र बल के सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत मिलती है तो उसके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी, यह बताया गया है इस धारा 19 में। और फिर आयोग की रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ कमीशन। समझ में आया। तो सबसे पहले शिकायत, शिकायत पर कार्यवाही करेंगे, कार्यवाही किसके माध्यम से करेंगे, सशस्त्र बल, और सशस्त्र बल के माध्यम से कार्यवाही के बाद क्या दे देंगे, रिपोर्ट। तो शिकायत मतलब शिकायतों में जांच, शिकायत मिलने पर जांच कैसे करेंगे उसकी प्रक्रिया बताएगी। समझे ना। फिर जब जांच कर रहे हैं तो जांच के दौरान या जांच खत्म हो गया तो कार्यवाही क्या करेंगे। ठीक। और अगर सशस्त्र बल के खिलाफ या सशस्त्र बल के किसी सदस्य के खिलाफ अगर मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलती है तो उसमें क्या कार्यवाही होगी, और लास्ट में कार्यवाही कर लिए तो रिपोर्ट किसको देंगे अपना, इसके बारे में बताया गया। तो ये आपका 17 से लेकर 20 तक। समझ में आया। 17 से लेकर 20 तक देखो। हाँ, सशस्त्र बल के सदस्य के, हाँ सशस्त्र बल के सदस्य के विरुद्ध। ठीक। बताता हूं मैं जब वहां पहुंचते हैं बताऊं। ठीक है। तो देखो अब इसको शुरू करते हैं। जैसे धारा 17 शिकायतों में जांच, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स। ठीक है ना, शिकायतों में जांच, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स। ठीक। शिकायतों में जांच। अब ध्यान सुनो बेटा, ये है क्या, और इसको एकदम व्यवहारिक समझो, बताना लिखाने की जरूरत है या नहीं। देखिए होता क्या है, मतलब ये चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रक्रिया, मतलब आयोग काम कैसे करती है। तो जैसे धारा 17 कहता है शिकायतों में जांच, मतलब अगर आयोग को शिकायत मिली तो उसमें जांच करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए पहला पॉइंट, सबसे पहले यदि आयोग को कोई शिकायत की जाती है तो आयोग इस संदर्भ में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संबंधित अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकारी से रिपोर्ट मंगवाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं।
केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से सबसे पहले रिपोर्ट मंगवाएगी आयोग। इस बात को समझे कि नहीं सर? मान लेते हैं कि कोई मामला है, मान लेते हैं कि बिलासपुर शहर का कोई मामला है, ठीक। यहां पर किसी एक पक्ष ने किसी दूसरे पक्ष के साथ अमानवीय बर्ताव किया, ठीक, अमानवीय बर्ताव किया, तो उसके मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ। वो आयोग में जाकर के रिपोर्ट किया कि मेरे साथ मेरे मानव अधिकार का उल्लंघन बिलासपुर शहर में हुआ। अब वो व्यक्ति जो है, जैसे वो शिकायत किया, तो सबसे पहला काम यह है आयोग का कि शिकायत प्राप्त करके, अब बिलासपुर में उस स्थानीय व्यक्ति ने मारपीट किया है, तो वो स्थानीय व्यक्ति केंद्र सरकार का तो है नहीं। जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, जो घटना स्थल है, वो है आपका राज्य सरकार के अधीन, बिलासपुर के कलेक्टर के अधीन। तो आयोग सबसे पहले राज्य सरकार को लिखेगी, छत्तीसगढ़ सरकार को, कि बिलासपुर जिले में फलाना फलाना क्षेत्र में यह घटना घटी है, इसके संदर्भ में बिलासपुर कलेक्टर से रिपोर्ट हमको दी जाए। तो आयोग ने सबसे पहले किसको लिखा? राज्य सरकार को। राज्य सरकार संबंधित प्राधिकारी को भेजेगी और फिर ये रिपोर्ट भेजेंगे किसको? आयोग को। तो आयोग सबसे पहले शिकायत प्राप्त होने पर उस पर क्या कार्यवाही की गई है या क्या घटना है, वो उसकी रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार से मंगवाती है। सपोज करें कि अगर उसके ऊपर कार्यवाही ऑलरेडी की जा चुकी है या चल रही है और ऐसा लगता है आयोग को कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हो गया है, तो की गई कार्यवाही की सूचना वो पीड़ित व्यक्ति को दे देगी कि भैया ये देखिए, आवेदनकर्ता को, शिकायतकर्ता को, कि भैया आपने शिकायत किया था, प्रशासन ने ये कार्य कर दिया है, अब इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं बनती। और यदि कार्यवाही नहीं की गई है या आयोग को लगता है कि इस पर कार्यवाही करनी है, तो फिर आयोग स्वतः जांच प्रारंभ करेगी। मेरी बात समझ में आई? तो शिकायत पर जांच, ये प्रक्रिया है उसकी। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? हाँ या नहीं? तो मुंडी ऐसे ही लाते हो यार। समझ गए नहीं? मतलब देखो, धारा 17 क्या कहता है? शिकायतों में जांच की प्रक्रिया। सबसे पहले आयोग को अगर शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से रिपोर्ट मंगवाई। यदि रिपोर्ट में कार्यवाही की जा चुकी है तो इसकी सूचना पीड़ित पक्ष को दे देगी, और यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो आयोग स्वतः कार्यवाही प्रारंभ करेगी। समझ पाए? ये धारा 17 लिखवाना पड़ेगा। हाँ हाँ। और यही मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन में सफर के दौरान टीटी ने आपसे बदसलूकी की या आपको मारा पीटा, या वहां पर जो रेलवे पुलिस के जवान होते हैं, मतलब आरपीएफ वाले हो गए, जीआरपी वाले हो, किसी ने भी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो अमानवीय लगता है आपको, तो फिर ये मामला केंद्र सरकार का है। तो अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाएंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग का तो क्षेत्र नहीं बनता हो, फिर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाएंगे। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किससे रिपोर्ट मंगवाएगी? केंद्र सरकार, रेलवे से मंगवाएगी। समझ गए? अब अगर रेलवे लिख करके देता है कि नहीं नहीं, फलाना की सूचना हमें पहले मिली थी और हमने उसको निलंबित कर दिया है और जांच जारी है, आपको बता देंगे देखो भैया कार्यवाही हो चुकी है, निलंबित है वो। और अगर कार्यवाही नहीं हुई है तो आयोग फिर स्वतः कार्यवाही करेगी, फिर जांच करना शुरू करेगी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया है? नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है इसके लिए। हाँ, समझ गए? तो धारा 17 है। तो अरे कईयों साल लग सकता है, 1 साल का, 1 जन्म भी लग सकता है। टाइम फ्रेम नहीं है ना। लिखो ना, तो जल्दी जल्दी लिखो करो, लिखना है तो ठीक। मैं लिखूं कि लिखाऊं? लिखा दूं ना? हाँ लिखो। पॉइंट नंबर 1 लिखेगा, आयोग को शिकायत प्राप्त होने पर
आयोग को शिकायत प्राप्त होने पर सर्वप्रथम केंद्र या राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगवाएगी। लेगा आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट द कमीशन विल कॉल फॉर reports from union or state government. बेटा ये तो बंद है यार, जब से देख तो बुला बेटा, अच्छा वो करना पड़ेगा, नीचे गया था ना तो बंद हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, यदि कार्यवाही की जा चुकी है तब इसकी सूचना पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी एवं आगे की कार्यवाही नहीं होगी। लेगा इफ द एक्शन हैज ऑलरेडी बीन टेकन then it will be informed to the victim and no any further action shall be taken. पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिए। 3rd, यदि कार्यवाही नहीं की गई है तब आयोग ऐसी कार्यवाही प्रारंभ करेगी। इफ द एक्शन हैज नॉट बीन टेकन then commission will start the inquiry. ये आपका धारा 17 है। धारा 17 के बाद धारा 18, जांच के दौरान या पश्चात कार्यवाही। ठीक है, एक्शन ड्यूरिंग और आफ्टर इंक्वायरी। ठीक है, जांच के दौरान या पश्चात कार्यवाही। ठीक है, तो देखो बेटा, जांच के दौरान या पश्चात कार्यवाही क्या हो सकती है? जैसे जब आयोग ने जांच करना शुरू किया और उसको लगा कि नुकसान तो हुआ है व्यक्ति का, तो सबसे पहला वो काम कर सकती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार को उस व्यक्ति के नुकसान की भरपाई करने की सिफारिश कर सकती है। भाई मान लो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ही तो कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, तो अगर उसके मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है ऐसा प्रतीत होता है, तो सबसे पहले आयोग उस पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार को सिफारिश कर सकती है। एक तो पहले सिफारिश कर दिया जो नुकसान हुआ उसका, दूसरा जिसके ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर दिखाई दे रहा है कि भाई इसने अपराध किया है, मानव अधिकार का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ अभियोजन प्रारंभ कर सकती है। समझ रहे हैं? उसके खिलाफ अभियोजन प्रारंभ कर सकती है, कोर्ट में लेकर जा केस फाइल कर सकती है। मतलब तो पहले तो नुकसान की भरपाई करने का आदेश देगी, ठीक, और दूसरा नुकसान की भरपाई करने का सिफारिश कर सकती है केंद्र सरकार राज्य सरकार से, और दूसरा जो है क्या करेगी, अभियोजन प्रारंभ कर सकती है। ठीक। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इस संदर्भ में रिट जारी करने का भी आदेश अनुरोध कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इस मामले में रिट जारी करने का भी अनुरोध कर सकती है। रिट जानते हो कि नहीं जानते? है क्या? हाँ,
अनुच्छेद 32 में जो रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के, और 226 में हाई कोर्ट। याद आ रहा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ठीक है ना? तो इनमें से जो रिट बनता है उस रिट को जारी करने का अनुरोध कर सकती है, ये कार्यवाही करेगी। जांच के दौरान या जांच के पश्चात कार्यवाही, तो ये सब कार्यवाही कर सकती है। समझ गए? सबसे पहले नुकसान की भरपाई करने के लिए सिफारिश करेगी, ठीक? नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सिफारिश कर देगी। फिर अगर मामला बनता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ अभियोग चला सकती है, केस दायर कर सकती है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिट जारी करने का अनुरोध कर सकती है। ये 3 काम उसके होंगे। समझ पाए? लिखो ना। ठीक, लिखिएगा। जांच के दौरान आयोग शिकायतकर्ता को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार से अनुरोध कर सकती है या सिफारिश कर सकती है, जो भी लिखेगा। द कमीशन कैन सजेस्ट द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर compensation to the victim for his loss. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आयोग प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभियोजन प्रारंभ कर सकती है। कमीशन कैन initiate the prosecution against the respondent। ठीक, तीसरा लिखिए। आयोग सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट से रिट जारी करने का अनुरोध कर सकती है। कमीशन कैन रिक्वेस्ट फॉर अ रिट बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिट जारी करने का अनुरोध कर सकते। ठीक है, यह है आपका शिकायतों में जांच। समझ में आया? मतलब इस तरीके से शिकायतों के जांच के दौरान कार्यवाही। अब उसके बाद धारा 19 देखेंगे अपन, सशस्त्र बल के विरुद्ध। धारा 19 सशस्त्र बल के सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही। ठीक है, एक्शन ऑन द कंप्लेंट रिसीव्ड अगेंस्ट द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। अच्छा देखो बेटा, सशस्त्र बल कहने का मतलब यह है, सशस्त्र बल को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2A में परिभाषित किया गया। सेक्शन 2A डिफाइंस द आर्म्ड फोर्सेस। 2A, A for armed forces. So basically section 2A defines the armed forces. और सेक्शन 2A के अनुसार केंद्र से मतलब आर्मी
एयरफोर्स, नेवी और इसके साथ साथ केंद्र सरकार के जितने भी अर्धसैनिक बल होंगे वो सब सशस्त्र बल की परिभाषा में आए। मेरी बात समझ रहे हैं? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड ऑल द पैरामिलिट्री फोर्सेस विल बी आर्म्ड फोर्सेस फॉर दिस एक्ट। समझ रहे हैं ना? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और केंद्र सरकार के जितने भी अर्धसैनिक बल होते हैं वो सब सशस्त्र बल हैं। अब मान लेते हैं कि किसी सशस्त्र बल के सदस्य के ऊपर आरोप लगता है कि इसने मानव अधिकार का उल्लंघन किया, तो फिर उसमें आयोग की क्या कार्यवाही होगी यह बताया गया धारा 19 में। मेरी बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि आप रेलवे में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक? रेलवे में आरपीएफ होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। मान लो कि आरपीएफ के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने आपके साथ मिसबिहेव किया और आपको लगा कि मेरे मानव अधिकार का उल्लंघन, तो आरपीएफ ये केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी वो सशस्त्र बल की परिभाषा में आ गई। अब उसके खिलाफ आयोग क्या कार्य करेगी ये बताता है धारा 19। समझ रहे? धारा 19 बताएगी। तो धारा 19 ये कहता है कि अगर सशस्त्र बल के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सबसे पहले सशस्त्र बल किसके अधीन होंगे, केंद्र के कि राज्य के? तो सबसे पहले आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट मंगवाएगी कि क्या कार्यवाही हुई, क्या घटना थी, आप बताइए। यदि रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा चुकी है तो सशस्त्र बल मतलब कार्यवाही की जा चुकी है तो पीड़ित को सूचित कर देगी, कार्यवाही खत्म। और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो कार्यवाही करने का केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी, ठीक? और केंद्र सरकार की गई कार्यवाही का रिपोर्ट 3 माह के भीतर आयोग को देगी और आयोग को जब वो रिपोर्ट मिल जाएगा तो आयोग उसका प्रकाशित करेगी उसे। समझे क्या होता है? सबसे पहले केंद्र सरकार से रिपोर्ट मंगवाएंगे, कार्यवाही की जा चुकी है तो सूचना दे देंगे, काम खत्म। कार्यवाही नहीं हुई है तो केंद्र सरकार को कार्यवाही करने की सिफारिश करेंगे, केंद्र सरकार कार्यवाही करने के लिए बाध्य है, कार्यवाही करके 3 माह के भीतर केंद्र सरकार आयोग को रिपोर्ट देगी, ठीक? और आयोग को जब रिपोर्ट मिल जाएगी तो आयोग उसको प्रकाशित करेगा। यह धारा 19। समझ गए? लिखो सेक्शन 19 पॉइंट नंबर 1 लिखिए, किसी सशस्त्र बल के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर, किसी सशस्त्र बल के सदस्य के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर, ऐसा लिखेंगे, किसी सशस्त्र बल के सदस्य के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट मंगवाएगी। लेगा द कमीशन विल कॉल अ रिपोर्ट, द कमीशन विल कॉल अ रिपोर्ट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, from the union government if complaint received against any member of armed forces। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, यदि कार्यवाही की जा चुकी है, if the action has already been taken, यदि कार्यवाही की जा चुकी है, if the action has already been taken, then it will be informed to the victim, इसकी सूचना पीड़ित को दी जाएगी। then it will be informed to the victim, इसकी सूचना पीड़ित को दी जाएगी। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, यदि कार्यवाही नहीं की गई है, if no any action has been taken, यदि कार्यवाही नहीं की गई है, if no any action has been taken, कार्यवाही नहीं की गई है, तब आयोग केंद्र सरकार को कार्यवाही करने का अनुरोध करेगी। तब आयोग केंद्र सरकार को कार्यवाही करने का अनुरोध करेगी। देन कमीशन विल रिक्वेस्ट टू कंडक्ट, देन कमीशन विल रिक्वेस्ट टू टेक, ऐसे लिखे, देन कमीशन विल रिक्वेस्ट टू टेक एक्शन ऑन दिस। ठीक, पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिए, केंद्र सरकार की गई कार्यवाही की रिपोर्ट
केंद्र सरकार की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 3 माह के भीतर आयोग को प्रेषित करेगी। द यूनियन गवर्नमेंट विल सेंड इट्स रिपोर्ट The union government will send its report within 3 months to the commission. Within 3 months to the commission. Last, आयोग इसे प्रकाशित करेगी। The commission will publish this report. The commission will publish this report. धारा 20 लास्ट धारा, ठीक है, सेक्शन 20 है रिपोर्ट। तो एक चीज देखो, आयोग की रिपोर्ट ऑफ कमीशन, और देखें आयोग की रिपोर्ट तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट और राज्य मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट। याद है हमने वहां धारा 28 छोड़ा था चैप्टर 5 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट बताया गया आपका धारा 20 में, सेक्शन 20 है ना, जो धारा 20 अभी आता लास्ट में। और वहां पर देखो धारा 27 तक देखे थे ना चैप्टर 5 जब पढ़े थे। 28 में रिपोर्ट था, 29 में एनएचआरसी प्रावधानों को लागू होना, तो वही एसएचआरसी की रिपोर्ट किस में जगह आपका धारा 28 में। रिपोर्ट ऑफ कमीशन तो एनएचआरसी की रिपोर्ट बताया गया धारा 20 और एसएचआरसी की रिपोर्ट है धारा 28। ठीक, देखो बेटा ध्यान दो, आयोग जो भी कार्य करती है उसके द्वारा किए गए कार्यों का जो ब्यौरा होता है उसको रिपोर्ट करती है। मेरी बात समझ रहे हैं? द डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वर्क डन बाय द कमीशन इज रिपोर्ट। आयोग ने जो भी कार्य किया है वो रिपोर्ट है। अब समझो बेटा, आयोग के पास एक केस अभी आया, उस पर आयोग ने कार्य किया, केस डिस्पोजल हो गया, उसकी रिपोर्ट भी भेजेंगे। फिर दूसरा केस आया, उसको देखे, उसका डिस्पोजल किए, उसकी भी रिपोर्ट भेजेंगे। और एक साल भर में एक साथ एक रिपोर्ट भेजेंगे कि साल भर में आयोग ने क्या किया। जब हर मामले की रिपोर्ट, एक एक मामले की रिपोर्ट जब भेजी जाती है तो उसको विशेष रिपोर्ट कहा जाता है, उस केस का रिपोर्ट बन जाता है। और साल भर में किए गए कार्यों की जब एक साथ ब्यौरा भेजा जाता है तो उसको वार्षिक रिपोर्ट कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में? एनुअल रिपोर्ट एंड स्पेशल रिपोर्ट, ये दो प्रकार के रिपोर्ट होंगे, समझ में आया? स्पेशल रिपोर्ट बिलोंग्स टू द केस, ठीक है ना। एक केस आया, केस का डिस्पोजल हुआ, उसका रिपोर्ट भेजे, दैट इज द स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर केस ऑन विच द कमीशन हैज डन देयर वर्क, जिस पर उसने काम किया उससे संबंधित रिपोर्ट। और वार्षिक रिपोर्ट क्या, जो एक साल में पूरा जो काम किया, वो एनुअल रिपोर्ट। मेरी बात समझ में आई? तो चाहे एनएचआरसी हो चाहे एसएचआरसी हो, दोनों के दो प्रकार के रिपोर्ट होंगे, एक वार्षिक रिपोर्ट और एक आपका विशेष रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट एंड स्पेशल रिपोर्ट। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट। क्लियर? अब देखो, वार्षिक रिपोर्ट हो या विशेष रिपोर्ट, जो एनएचआरसी होती है वो अपना रिपोर्ट या तो केंद्र सरकार को भेजेगी या राज्य सरकार को भेजेगी। ठीक है, एनएचआरसी विल सेंड इट्स रिपोर्ट टू ईदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को भेजेगी। ठीक, जैसे सशस्त्र बल से जुड़ा हुआ मामला है तो केंद्र सरकार को, राज्य से जुड़ा हुआ मामला है राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार अपनी रिपोर्ट, एनएचआरसी जो है अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार भेजेगी। अब देखो, केंद्र सरकार को अगर रिपोर्ट भेजा तो केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद में रखवाएगी, और राज्य सरकार अगर रिपोर्ट भेजी तो राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाएगी। ठीक है, फर्स्ट
either annual or special, both the reports shall be submitted by NHRC before the union or state government, है ना, या केंद्र और राज्य सरकार के बीच में रखा जाएगा। अगर केंद्र सरकार को दिया गया है तो वो संसद में रखवा देगी उसको, और राज्य सरकार को दिया गया है तो वो राज्य विधानमंडल में रखवाएगी। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट विल सेंड दिस रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल सेंड दिस रिपोर्ट टू द स्टेट लेजिस्लेटिव। उस पर चर्चा होगा फिर, मेरी बात समझे। लेकिन जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो तो राज्य के मामलों पर ही सुनवाई करेगी, इसलिए राज्य मानवाधिकार आयोग चाहे उसकी वार्षिक रिपोर्ट हो या विशेष रिपोर्ट हो, वो हमेशा राज्य सरकार को ही प्रेषित करेगी, और राज्य सरकार इसको कहां रखवाएगी बताओ? राज्य विधान मंडल। ये खत्म चैप्टर 3-4। तो 1 2 3 4 5 सब खत्म।